Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Advocate Nimra Zafar and today we are gonna study the PIRA Act 2024. As we all know that recently the Punjab government has announced multiple jobs regarding this PIRA agency, so it is imperative for us to study the relevant laws. But before starting the act, let me just give you a brief overview or tell you guys about the basic purposes of the PIRA force. पीरा फोर्स के कौन कौन से पर्पसेस हैं। बेसिकली जो है ये 3 पर्पसेस को सर्व करने के लिए जो है पीरा फोर्स बनाई गई है। सबसे पहली चीज़ कि ये एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट काम करेगी। एनक्रोचमेंट्स जो होंगी स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर उनके अगेंस्ट काम करेगी। दूसरा पर्पस इसका क्या है, एंटी होर्डिंग ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ काम करेगी। तीसरी चीज़ इसमें क्या है, प्राइस कंट्रोल। ठीक है, अब ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये स्पेशल लॉज के अंडर जो हैं होती हैं, इनके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पज़ ऑफ द पीरा फोर्स इज़ टू एनफोर्स दी स्पेशल लॉज। ठीक है, उनकी इन्फोर्समेंट और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पीरा फोर्स ने करनी है। ये पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि इंश्योर करता है गुड गवर्नेंस को। इसके थ्रू जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पेशल लॉज है और इन्फोर्समेंट ऑफ द स्पेशल लॉज है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। अब आते हैं हम एक्ट की तरफ। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट 2024 एक्ट नंबर 11 है ये 2024 का, और दिस एक्ट इज़ मेड to provide for establishment of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority (PIRA). ठीक है, and to prescribe procedures for the efficient and effective implementation and enforcement of the special laws throughout Punjab। अब ये पंजाब में ये फोर्स बनाई गई है, पंजाब असम्बली ने इस एक्ट को पास किया है। ठीक है, तो ये काम करेगी पंजाब में। और क्या काम होगा इसका, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये क्या करेगी, प्रेस्क्राइब प्रोसीजर्स फॉर द एफिशिएंट और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इफेक्टिव और जो है वो एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होगी, एनफोर्समेंट होगी किनकी, स्पेशल लॉज की थ्रू आउट पंजाब। इट इज़ एक्सपेडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू एस्टैब्लिश ओवर आर्चिंग प्रोविंशियल एनफोर्समेंट अथॉरिटी एंड प्रोसीजर्स इन पंजाब टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी एजेंसीज। मतलब जो ऑलरेडी एजेंसीज मौजूद हैं उनके साथ कोऑपरेट करेगी और मिलकर काम करेगी अंडर द स्पेशल लॉज। उसके अलावा टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी मेयर्स अक्रॉस द प्रोविंस फॉर द बेटर एंड मोर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ स्पेशल लॉज, to designate a lead regulator in regulatory areas where the existing enforcement is lacking or prone to jurisdictional overlap। जहाँ पे बाकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो लैक कर रही हैं इन्फोर्समेंट में, वहाँ पे ये लीड रेगुलेटर के तौर पे जो है वो काम करेगी, ये रेगुलेट करेगी उनको। टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म ओवरआर्चिंग मीन्स कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाएगी ऑन द रेगुलेटरी कंप्लायंस, के कंप्लाई किया जाए टू द स्पेशल लॉज। ठीक है, टू एस्टेब्लिश इन्फोर्समेंट स्टेशंस, और इसके अंडर इन्फोर्समेंट स्टेशंस बनाए जाएंगे सब डिविजनल लेवल पे, एंड टू एम्पावर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स टू कैरी आउट प्रोसीडिंग्स एंड हेयरिंग्स। और इस एक्ट के अंडर जो भी प्रोसीडिंग्स और हेयरिंग्स होंगी उनके लिए सेपरेटली जो है वो ऑफिसर्स जो है वो रखे जाएंगे। टू परस्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन जुडिशियल इन्फोर्समेंट एक्शंस, ये नॉन जुडिशियल इन्फोर्समेंट एक्शंस लेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी फॉर द वायलेशन ऑफ स्पेशल लॉज, जो स्पेशल लॉज की वायलेशन होगी उसके अगेंस्ट ये फोर्स जो है ये काम करेगी। एंड टू प्रोवाइड फॉर ऑल मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिलरी देयर टू, और इनसे जुड़े हुए जितने भी मैटर्स होंगे उनको डील करेगी। बी इट इनेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब एज फॉलोज। चैप्टर 1 पे आते हैं, प्रीलिमिनरी है। सेक्शन नंबर 1 क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दिस एक्ट में बी साइटेड एज, इसको क्या कहेंगे, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। इट शेल एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब, प्रोविंस पंजाब में काम करेगी। इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एंड अप्लाई टू सच एरिया एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट में जो है ऑफिशियल गजट में इसे पब्लिश करेगी कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट कब से जो है वो स्टार्ट हो रही, कब से ये इन्फोर्स होगा, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं 17 अक्टूबर 2024। डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। इन दिस एक्ट एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या होता है।
एब्सोल्यूट ऑर्डर वो ऑर्डर है जो इशू होता है इन फर्दरेंस ऑफ EPO, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर होता है, उसको जब उसकी फर्दरेंस में जब ऑर्डर इशू किया जाता है कि ये ऑर्डर ठीक है, तो उसको एब्सोल्यूट ऑर्डर कहा जाता है। इन डिटेल आगे चीज़ें जाके हम एक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे उनका सिर्फ उन्होंने वन लाइनर जो है वो बताई हुई है, आगे जो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद है एक्ट। एक्ट मीन्स पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 का। उसके बाद अथॉरिटी का क्या मतलब है। अब ये जो पीरा अथॉरिटी है, ये सबसे पहले एक अथॉरिटी बनेगी। इसके टोटल कितने मेंबर्स होंगे, इसके टोटल आई थिंक 8 मेंबर्स हैं इसके, 18 मेंबर्स होंगे टोटल इसके। और इस अथॉरिटी ने ही आगे जितने भी पीरा फोर्स काम कर रही है, ऑफिसर्स जितने भी तैनात करने हैं, वो सारे किसने करने हैं, अथॉरिटी ने करने हैं। अब अथॉरिटी के कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अथॉरिटी मींस पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 3 में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अथॉरिटी जो है उसमें कितने मेंबर्स होंगे, अथॉरिटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे। उसके बाद आ जाते हैं ऑथोराइज्ड ऑफिसर मींस ऑथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जो अपॉइंट किया जाएंगे ऑथोराइज्ड ऑफिसर। उसके बाद है बोर्ड मींस डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाएगा, जो कि सेक्शन 12 में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। उसके बाद चेयरपर्सन मींस चेयरपर्सन ऑफ अथॉरिटी। अब ये जो पीरा अथॉरिटी है, ठीक है, इसका एक जो हेड होगा वो होगा चेयरपर्सन, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब है। मतलब इस टाइम पे मरियम नवाज साहिबा जो है वो उसकी चेयरपर्सन होंगी। उसके बाद आ जाते हैं कोड। कोड मींस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। CRPC जो है वो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्ट में कोड का वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उसके बाद है कमेटी। कमेटी मींस कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई भी कमेटी जो कि अथॉरिटी जिसको बनाएगी कमेटी को, वो इसका मतलब होगा। उसके बाद कोर्ट का क्या मतलब है इस एक्ट के अंदर, जहाँ पे भी एक्ट में कोर्ट का वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होगा द कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश अंडर द कोड। मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो कोर्ट ऑफ सेशन है ना वो है। एंड ऑल्सो इंक्लूड द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज। और एडिशनल सेशन जज की कोर्ट जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमें बताया हुआ है, वही डेफिनेशन इसकी यहाँ पे अप्लाई होगी। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसका कस्टोडियन कौन होगा, मीन सच ऑफिसर, वो ऑफिसर और सच एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, जो कि स्टेट प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा और प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मीन्स डिपार्टमेंट एज डिफाइंड अंडर द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011। इस एक्ट के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के अंदर जो डिपार्टमेंट की डेफिनेशन बताई हुई है वो है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स, और इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, अटैच्ड डिपार्टमेंट्स, ऑटोनॉमस बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड द सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज़। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल कौन होगा, मींस द डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। इस अथॉरिटी के अंदर एक बंदा जो है वो डायरेक्टर जनरल भी होगा। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, मींस अ डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड अंडर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। जो डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट की पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में बताई गई है वही डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे अप्लाई होगी। उसके बाद है एम्प्लॉय मींस एन ऑफिसर, स्टाफ और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 10 के अंदर जो अथॉरिटी जिस भी ऑफिसर को, स्टाफ को या किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगी, वो सारे के सारे जो हैं वो इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे। उसके बाद है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब हम सबको पता है, तजावुज़ात जो गैर कानूनी तौर पे हम करते हैं, ठीक है, स्टेट प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करते हैं किसी तरीके से, वो इंक्रोचमेंट होती है। इंक्रोचमेंट इंक्लूड्स एनी इंटरफेरेंस विद और इंट्रूजन इनटू, मतलब आप मुदाखलत कर रहे हैं स्टेट प्रॉपर्टी में, एंड इंक्लूड्स एनी परमानेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर रेज देयर ऑन। वहाँ पे आप स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमानेंट या टेम्परेरी तौर पे कोई चीज़ तामीर कर रहे हैं, वो भी उसी में इंक्रोचमेंट में आएगी। और मूवेबल ऑब्जेक्ट्स इंट्रूड देयर अपॉन, और स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर आप कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो लाकर वहाँ पे रख रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, जैसे ये कार्ट्स वगैरह रोड्स के ऊपर खड़ी होती हैं, तो ये सब कुछ क्या है, एनक्रोचमेंट में आ जाता है। उसके बाद है एनफोर्समेंट इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स और प्रोसेसेस। इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है, हर वो
अमल, एक्ट या वो प्रोसेस एज मे बी रिक्वायर्ड जो कि ज़रूरी है फॉर कंपेलिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और स्केड्यूल्ड लॉज। स्केड्यूल्ड लॉज जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, स्केड्यूल्ड लॉज क्या आता है, और एक्ट मतलब ये वाला एक्ट, पीरा एक्ट 2024, इसके अकॉर्डिंग जितनी भी इसकी प्रोविजंस है उसको कंप्लायंस के लिए जो भी प्रोसेसेस या एक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम इन्फोर्समेंट कहते हैं। इन्फोर्समेंट कॉस्ट क्या होती है, मींस द कॉस्ट डिटर्मिन बाय हियरिंग ऑफिसर। इन्फोर्समेंट मतलब आप वो चीज़ें इन्फोर्स करने के लिए उसके ऊपर कोई खर्चा आ रहा है ना, कॉस्ट आ रही है, वो किसने पे करनी है, वो कौन डिटर्मिन करेगा कि वो कॉस्ट कितनी होगी, तो वो हियरिंग ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया जाएगा अंडर दिस एक्ट, वो उसको इन्फोर्समेंट कॉस्ट को डिटर्मिन करेगा कि इतनी कॉस्ट आ रही है, और वो पे किसने करनी है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि ऑफेंडर ने पे करनी है, हियरिंग ऑफिसर ऑन एन ऑफेंडर एंड इंक्लूड्स एनी एडिशनल कॉस्ट। इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट भी आ सकती है जो कि इनकर्ड बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन। उसके अलावा है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसका क्या मतलब है, मींस ये 14वें स्केल का ऑफिसर होगा, मींस एनफोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। काम सबका एक ही है, वो है एनफोर्समेंट ऑफ द स्पेशल लॉज, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट जो है वो ऑफिसर्स की तैनाती होगी। उसके बाद है एनफोर्समेंट स्टेशन क्या होते हैं, मींस एनी प्लेस और प्रेमिसेस, कोई जगह, जैसे पुलिस स्टेशन होते हैं वैसे इन्फोर्समेंट स्टेशन भी होंगे, डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी एनफोर्समेंट स्टेशन, जिसको एनफोर्समेंट स्टेशन कहा जाएगा एट द सब डिवीजन लेवल अंडर द एक्ट, जो कि सब डिवीजन लेवल, जो कि जिसको हम तहसील लेवल भी कहते हैं, उसमें जो है वो एक एनफोर्समेंट स्टेशन बनाया जाएगा, एक से ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं। ईपीओ का क्या मतलब है, ईपीओ मींस एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंडर कोई ऑफिसर जो है जब वो कोई प्रोहिबिशन ऑर्डर, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है वो इशू करेगा, उसको हम कहेंगे ईपीओ। उसके बाद है फंड। फंड का क्या मतलब है, मींस द पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। मतलब ये अथॉरिटी काम कैसे कर रही है, ऑब्वियसली इसको फंड्स की ज़रूरत है, तो वो फंड की डेफिनेशन जो है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से पैसे सारे आएंगे, वो हम इस एक्ट के जो है लास्ट वाली प्रोविजंस में इन्होंने बताया हुआ है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसके बाद है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर। ये कौन होगा, मींस एनी ऑफिसर हु मे बी अपॉइंटेड एट एज द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर बाय द अथॉरिटी। इसको अथॉरिटी अपॉइंट करेगी इस ऑफिसर को, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। उसके बाद हियरिंग ऑफिसर कौन होगा, हियरिंग ऑफिसर मींस द हियरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी। इसको मतलब जो नीचे वाले ऑफिसर्स होंगे ना, उनको सबको किसने अपॉइंट करना है, अथॉरिटी ने। अथॉरिटी कैसे बनेगी वो भी आगे जाके हम पढ़ लेते हैं, उसमें कौन कौन से जो है, मतलब जो इसमें सबसे ऊपर वाली चीज़ है, ये जिसकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है वो अथॉरिटी इटसेल्फ है, उसकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके मेंबर्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं। उसके बाद है इलीगल ऑक्यूपायर कौन होगा, मींस एनी ट्रेसपासर ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी। जो स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर गैर कानूनी तौर पे जो है वो एंटर होगा उसको हम कहते हैं ट्रेसपासर, ठीक है, तो ये इलीगल ऑक्यूपायर होगा। इंक्लूडिंग सच लेसी और लाइसेंसी। इसमें अब वो बंदे भी शामिल हैं, कौन से, वो लेसी या जिसको ज़मीन कोई या स्टेट प्रॉपर्टी लीज़ पे दी गई थी, या लाइसेंस था उसके पास कि वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके, गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लीज़ और लाइसेंस, उस पीरियड के लिए जिसके लिए उसको वो लीज़ पे या लाइसेंस उसको दिया गया था तो होल्ड दैट प्रॉपर्टी, वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूज टू रिमेन इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब लेकिन वो उसके बावजूद वहाँ पे इलीगली रह रहे हैं। और एन अलॉटी, या फिर कोई गवर्नमेंट की जगह जो है वो किसी को अलॉट की गई थी, लेकिन हु आफ्टर द एक्सपायरी और कैंसलेशन ऑफ सच अलॉटमेंट, उस अलॉटमेंट की कैंसलेशन या उसकी एक्सपायरेशन उसके टाइम की, उसके बाद भी कंटिन्यूज टू रिमेन इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे जो इलीगली उसके बाद भी रहेंगे, तो ये कौन होंगे, ये सब के सब इलीगल ऑक्यूपायर होंगे जो स्टेट की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगली रह रहे हैं या वहाँ पे इंट्रूड कर रहे हैं इन द स्टेट प्रॉपर्टी या ट्रेसपास किया है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट मेंबर। अथॉरिटी के मेंबर्स में से कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी अब जो है वो अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, मीन्स द मेंबर ऑफ द अथॉरिटी एट द क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 में। उसके बाद है इनिशिएटिंग अथॉरिटी, मीन्स एनी ऑफिसर और फोरम इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी अंडर द एक्ट। कोई भी मामला है उसमें जब कोई इंक्वायरी इनिशिएट करनी है तो उसमें जो ऑफिसर होगा या जो भी फोरम इस एक्ट के अंडर बनाया जाएगा वो इनिशिएटिंग अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो आईओ होता है, अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी से अपॉइंट करेगी।
इनके कौन कौन से ग्रेड्स होंगे, ये सब हम जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे। मजिस्ट्रेट का क्या मतलब है? मजिस्ट्रेट मीन्स अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर द एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट जिसको अपॉइंट किया जाएगा, एंड इंक्लूड्स अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड, मतलब जो या फिर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 14A में जो मजिस्ट्रेट का जिक्र किया हुआ है, इसका मतलब वो है। उसके बाद है नोटिस मीन्स अ नोटिस इंक्लूडिंग एनी समन्स, समन आ जाते हैं इसमें, और अदर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व अंडर द एक्ट। या दूसरी जो है वो नोटिस का मतलब क्या है, किसी को नोटिस क्यों भेजते हैं हम, या तो किसी को आपने बुलाना होता है या कोई कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब है मीन्स एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर द स्केड्यूल्ड लॉज। ऑफेंस का मतलब ये है कि आप इस एक्ट की किसी प्रोविजन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो वायलेशन होगी और ऑफेंस जो है वो कंसीडर होगा, या फिर जो स्केड्यूल्ड लॉज हैं बाकी उसकी आपने वायलेशन की है तो वो ऑफेंस कंसीडर होगा। उसके बाद ऑफेंडर है मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड और अगेंस्ट होम देयर इज़ अ रीजनेबल बिलीव, जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, वायलेशन की है एक्ट की है, स्केड्यूल्ड लॉज की, या जिसके खिलाफ देयर इज़ अ रीजनेबल बिलीफ, एक रीजनेबल बिलीफ हो और सस्पिशन या शक हो डेट ही हैज़ कमिटेड अ वायलेशन ऑफ और ऑफेंस अंडर द एक्ट, या उसने कोई वायलेशन किया है या कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसा बंदा जो है वो ऑफेंडर कहलाएगा। उसके बाद है पेनल्टी। पेनल्टी मीन्स द पनिशमेंट और फाइन, इसमें पनिशमेंट है या फाइन है जो कि अवॉर्ड किया जाता है उस बंदे को जो कि ऑब्वियसली ऑफेंडर होगा या जो जिसके खिलाफ जुर्म साबित हो जाएगा। उसके बाद है पर्सन मीन्स अ नेचुरल पर्सन, इसमें नेचुरल पर्सन आ जाता है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूडेड है कौन सी, पार्टनरशिप है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, एसोसिएशन है, जॉइंट स्टॉक एसोसिएशन है, कॉरपोरेशन है, या कोई और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, जो कि पीरा रूल्स एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक सेपरेट स्टैट्यूट है पीरा रूल्स के नाम से। उस रूल्स के उन रूल्स के अंदर जो चीज़ें लिखी होंगी ना, जहाँ पे यह प्रिस्क्राइब्ड का वर्ड आ जाएगा ना, उसका मतलब है कि आपने वो रूल्स जाके कंसल्ट करने हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स और रेगुलेशंस मेड और फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। हमेशा जब एक्ट बनता है तो उसके बाद उसके रूल्स बनाए जाते हैं, जो चीज़ आपको एक्ट में नहीं मिल रही, प्रोसीजर्स आपको एक्ट में नहीं मिल रहे, वो चीज़ आपको जाके रूल्स में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर मींस अब ये जो प्रोसिक्यूशन जो है ना उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब प्रोसिक्यूटर भी जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे, मींस द पर्सन अपॉइंटेड और डिप्यूटेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। उसके बाद है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस मींस एनी इलीगल एक्ट, कोई इलीगल एक्ट करना या ओमिशन करना। एक्ट का मतलब क्या होता है, कोई वो काम आप कर रहे हैं जो इलीगल है, आपने नहीं करना था, आपने कर लिया है। ओमिशन का वो मतलब होता है कि आप बाउंड थे कि आपने वो काम करना है लेकिन आपने वो नहीं किया, तो इसका मतलब ओमिशन है। तो कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन आप कर रहे हैं विच कॉजेज वायलेशन अंडर द एक्ट, जो एक्ट की या स्केड्यूल लॉज की वायलेशन में है, और विच में कॉज जो कि पैदा कर रही है क्या, कॉमन इंजरी, मतलब पब्लिक की अगेंस्ट जा रही है वो चीज़, ठीक है। कॉमन इंजरी, डेंजर, अनोयंस मतलब आप तंग कर रहे हैं टू द पब्लिक, उनके लिए कोई इनकन्वीनियंस का वो बाइस बन रही है, और टू द पीपल इन जनरल हु डवेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द, और आसपास की जगह पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे रिहायशी इलाका है, वहाँ पे आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, और विच शेल कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन जो रुकावट बन रही है, डेंजर बन रही है और अनोयंस की वजह बन रही है पब्लिक के लिए या पर्सनस के लिए। हु मे हैव ओकेजन टू यूज़ एनी पब्लिक राइट, जिनका राइट है कि वो पब्लिक राइट यूज़ कर सकें, लेकिन आप उसके अंदर जो है वो मसला कोई भी पैदा कर रहे हैं तो वो पब्लिक न्यूसेंस होगी जो पब्लिक के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। बात उसके बाद है प्रोवाइडेड एट अ कॉमन न्यूसेंस इज़ नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड, आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते इस ग्राउंड पे डेट इट कॉज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज, कि इससे कोई कन्वीनियंस या एडवांटेज हो रहा है, जबकि उसका अगर हम देखें तो पब्लिक एट लार्ज को उसका नुकसान ही हो रहा है। उसके बाद है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस मीन्स एनी प्लेस, बिल्डिंग या कन्वेंस टू विच द पब्लिक हैज़ और इज़ परमिटेड एक्सेस, जहाँ पे पब्लिक का आना जाना होगा, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूडेड है ये जगह कौन सी, लेकिन लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी हो सकती है। इंक्लूडेड कौन कौन सी जगह है, पार्क्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, हाईवेज़ हैं, कॉमन एरियाज ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ऑफिस बिल्डिंग्स, ठीक है। उसके बाद है रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स अ रेफरेंस मेड बाय अ डिपार्टमेंट वेयर इन एनी वायलेशन और ऑफेंस इज रिपोर्टेड टू द अथॉरिटी और टू द एनफोर्समेंट स्टेशंस और एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट और स्केड्यूल लॉज। रेफरेंस का वो मतलब है जो कि कोई डिपार्टमेंट रेफरेंस भेजेगा
जब कोई एक्ट की या स्केड्यूल लॉज की वायलेशन हुई है रिपोर्ट करेगा अथॉरिटी को और वो आगे इन्फोर्समेंट स्टेशन को, तो ये रेफरेंस होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना या आगे भेजना। उसके बाद है रेगुलेशंस का क्या मतलब है, रेगुलेशंस फ्रेम्ड अंडर द एक्ट, जो इस एक्ट के अंडर होंगी। रिक्विजिशन का क्या मतलब है, रिक्विजिशन सेंट अंडर सेक्शन 20, जो सेक्शन 20 में हम पढ़ेंगे। रूल्स का मतलब है रूल्स मेड अंडर द एक्ट, जो पीरा एक्ट के अंडर जो पीरा रूल्स बनाए गए हैं वो। सिलेक्शन पैनल का मतलब है सिलेक्शन पैनल कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट, ये एक सिलेक्शन पैनल भी बनाया जाएगा जो कि अथॉरिटी ही जो है वो सिलेक्शन पैनल भी बनाएगी। सिलेक्शन पैनल का काम क्या होगा कि वो जो अथॉरिटी के अंडर जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स अपॉइंट करने हैं, वो सिलेक्शन पैनल ने सिलेक्ट करने हैं। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये किस तरीके से करते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद है स्केड्यूल, मीन्स स्केड्यूल अपेंडेड विद एक्ट के बाद इस एक्ट के साथ जो अपेंडेड है स्केड्यूल, उसको हम कहेंगे स्केड्यूल। स्केड्यूल लॉज का क्या मतलब है, जो कि स्केड्यूल के अंदर हम लॉज मेंशन्ड हैं वो स्केड्यूल्ड लॉज हैं। इस एक्ट के अंदर एक स्केड्यूल भी है, उसके अंदर जो लॉज का जिक्र किया गया है वो स्केड्यूल्ड लॉज होंगे। सार्जेंट्स, अब ये सार्जेंट्स क्या हैं, अब इन्फोर्समेंट स्टेशन का हमने पढ़ लिया, जैसे पुलिस स्टेशन होता है उसमें कांस्टेबल्स होते हैं, यहाँ पे कांस्टेबल्स की जगह सार्जेंट्स होंगे, ठीक है। मींस द सार्जेंट्स अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट, जो कि अथॉरिटी जिनको अपॉइंट करेगी। उसके बाद सर्विसेज इंक्लूड ऑल सर्विसेज डेट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो भी सर्विसेज होंगी जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो है। उसके बाद स्टेट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मीन्स द प्रॉपर्टी इन द नेम और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या गवर्नमेंट ओन करती है, वो होगी स्टेट प्रॉपर्टी। सब डिवीजन का क्या मतलब है, वही मतलब है जो लैंड पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में बताया गया है। सब डिवीजन लेवल वही होता है, तहसीलें बनती है, डिस्ट्रिक्ट्स को आगे जब डिवाइड किया जाता है तहसीलों में या सब डिविजन्स में, ठीक है। उसके बाद है सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, इसका क्या मतलब है, ये एक 16th स्केल का ऑफिसर होता है जो कि एक एनफोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज होता है, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, जो कि इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद सप्लाइज़ का क्या मतलब है, इंक्लूड ऑल द सप्लाइज डेट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो भी चीज़ सप्लाइज जो होंगी वो मेंटेन करेगी गवर्नमेंट। उसके बाद है सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ का क्या मतलब है, मींस द स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी परफॉर्मिंग, अब ये वो कौन सा स्टाफ है जो अथॉरिटी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, क्लैरिकल फंक्शंस, टेक्निकल और अदर मिनिस्ट्रियल जॉब्स फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ इट्स ऑफिसेज, ठीक है, जो ऑफिसेज को मेंटेन कर रहे हैं। क्लैरिकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, ये कोई और इस तरीके से जो काम करें। उसके बाद है विसल ब्लोअर, किसको कहते हैं, जब भी कोई क्राइम कमिट हो रहा है, कोई वायलेशन हो रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को मिलती है, वो कोई भी बंदा है, मींस द पर्सन हु इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोजर करता है, डिस्क्लोजेज एनी एक्चुअल और सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। जब वो देखता है कि कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई वायलेशन हो रही है, तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो उसकी इतला देता है जाके, तो उसको क्या कहते हैं, जो बंदा इन्फॉर्मेशन देता है वो उसे कहते हैं विसल ब्लोअर, ठीक है। उसके बाद है एनी एक्सप्रेशन और वर्ड यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, एक्ट में अगर कोई वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन वो डिफाइन नहीं किया गया, शैल हैव द सेम मीनिंग, उसका वही मतलब होगा एज असाइन टू इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में लिखा गया है, उसका मतलब वही होगा। द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011, या फिर इन रूल्स में बताया गया है वो मतलब होगा, द कोड मतलब CRPC में बताया गया है वो मतलब होगा, या फिर जो स्केड्यूल्ड लॉज में उसका मतलब बताया गया है वो होगा।